हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ मिसिंग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की भी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हमने ये पर्टिकुलर जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन स्टार्ट किया था और उसके बाद उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि एक बेस जो है वो हमारा स्टार्ट होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें उस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस की हुई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी है जिससे क्वेश्चंस जो है नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड आज का जो वीडियो है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कल के वीडियो से ही कनेक्टेड है, तो उस बेसिस पर भी कल का वीडियो ज़रूर देखें। सो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल के वीडियो में हमने पढ़ लिया कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको इनहेरिटेंस वेरिएशन जो है इसका थोड़ा बहुत आइडिया था। वेरिएशन जो है उसका कॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज़ उनको पता थी, लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक बेसिस है इस फिनोमेना के पीछे का, उसके बारे में उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था, बहुत अच्छी खासी नॉलेज नहीं थी। तो इस चीज़ को प्रूव किया मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो लॉ था इसमें मेंडल ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए, किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या कैरेक्टर्स जो है उसको ध्यान में रखा, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो एक रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट हेल्पफुल रहता है, समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बात है मिड 19th सेंचुरी की। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century that headway was made in the understanding of the inheritance। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, उनको इनहेरिटेंस जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी मिड 19th सेंचुरी के टाइम पर। तो इसके पीछे का जो साइंटिफिक बेसिस था उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसको किसने प्रूव किया था? मेंडल ने प्रूव किया था। तो एक साइंटिस्ट आए, इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर इनहेरिटेंस पर कुछ काम किया गया, जिसमें साइंटिस्ट थे ग्रोगर मेंडल। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट किए। किस पर किए? ऑन गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट जो है उसको हम साइंटिफिक अगर उसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो ये होता है पाइसम सेटाइवम, जिसको हम मटर का पौधा भी बोलते हैं। तो जो मेंडल थे उन्होंने पाइसम सेटाइवम गार्डन पी प्लांट पर 7 ईयर्स तक, 7 साल तक, जो कि टाइम ड्यूरेशन था बिटवीन 1856 से 1863 के बीच का, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। और उसके बाद उनको जो रिजल्ट्स मिले, उनका जो बहुत बड़ा डेटा था, उसके बेसिस पर उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज किया इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन, उनकी जांच पड़ताल जो है वो चल रही थी इनहेरिटेंस पैटर्न जो है उस पर, तो ये फर्स्ट टाइम था कि बायोलॉजी की जो प्रॉब्लम है उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और जो मैथमेटिकल लॉजिक्स जो है वो अप्लाई किए गए। सो ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logics were applied to problem in the biology। बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक जो है वो अप्लाई किए गए। मेंडल के इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था, एक्सपेरिमेंट चल रहे थे इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर में। अब आ जाती है नेक्स्ट बात कि जो उनका एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, उसका जो सैंपल साइज़ था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल साइज़ था वो कैसा था? वो लार्ज था, बहुत बड़ा सैंपल साइज़ था। बहुत सालों तक उन्होंने सेवरल जनरेशन्स तक एक्सपेरिमेंट किए, इसकी वजह से सैंपल साइज़ जो है वो बहुत बड़ा था। सैंपल साइज़ बड़ा होने की वजह से उन्हें बहुत अच्छा खासा डेटा मिला, जिसकी ग्रेट क्रेडिबिलिटी थी। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा
लार्ज सैम्पल साइज़ होता है, रिजल्ट्स की एक्यूरेसी भी उतनी ही हाई होती है। तो जैसा कि हमें पता है, हमें बताया गया है कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट का साइज़ था, सैम्पल साइज़ जो था वो लार्ज था, तो उस लार्ज सैम्पल साइज़ की वजह से ग्रेट क्रेडिबिलिटी जो है वो मिली उनको डेटा कलेक्ट करने में। दैट मीन्स कि उनका जो डेटा था वो उतना ही एक्यूरेट डेटा था जितना सैम्पल साइज़ बड़ा था। सो आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सारी की सारी चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, एंड अच्छे से समझ में आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आगे की तरफ और मूव करते हैं हम। नाउ आगे की अब हम बात कर लेते हैं Also, the confirmation of his inference from experiments on successive generations of his test plant proved that his results pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. So unsubstantiated जो मीनिंग वर्ड है इसका मतलब होता है निराधार। हिंदी में कहने का मतलब हो गया कि बिना किसी एक्सपेरिमेंट प्रूफ के कोई बात बोल देना। तो ऐसा तो था ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सेवरल जनरेशन तक, सेवरल ईयर तक अपना जो टेस्ट प्लांट था, जो टीपी प्लांट था, उस पर बहुत सारे सालों तक, बहुत सारी सेवरल जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट का जो डेटा था उस बेसिस पर उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो पॉइंट आउट किया, प्रूव किया। अब बात आ जाती है कि मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट that were manifested as two opposing trait, that is tall और dwarf plant, येलो और ग्रीन सीड। ठीक है, सो कहने का मतलब ये हो गया कि जब मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को इन्वेस्टिगेट किया, दैट मीन्स कि जब मेंडल गार्डन पी प्लांट की जांच पड़ताल कर रहे थे तो मेंडल ने देखा कि उसमें दो अपोजिट ट्रेट मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्लांट टॉल है तो एक प्लांट ड्वार्फ है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक प्लांट जो है वो अच्छा खासा बड़ा है और एक प्लांट जो है वो छोटा है। तो एक प्लांट टॉल हो सकता है, एक प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। एक ऐसा प्लांट होगा जिसके सीड का कलर येलो होगा और एक ऐसा प्लांट होगा जिसके सीड का कलर जो है वो ग्रीन होगा। दिस अलाउ हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन दैम। अब मेंडल ने जो अपोजिट ट्रेट के बीच क्रॉस कराया, ये जो अपोजिट ट्रेट थे गार्डन पी प्लांट में उनके बीच क्रॉस कराया, उसके बाद ही उसने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो दिया। अब मेंडल के बाद क्या कहते हैं, और भी अदर साइंटिस्ट आए। ठीक है, सो जिन्होंने क्या किया कि ये जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस था या फिर इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, तो इसको आगे समझने की कोशिश की और इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस के फिनोमेना जो है उसको एक्सपेंड करने की आगे कोशिश की, जिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और लोगों ने भी कंडक्ट किए। तो इतना सारा पढ़ने के बाद अभी तक जो इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं वो ये है कि जो इनहेरिटेंस के पीछे साइंटिफिक बेसिस था वो किसने प्रपोज किया, मेंडल ने। ठीक है, 7 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ये जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1856 से 1863 तक का। कौन सा प्लांट जो है चूज़ किया एक्सपेरिमेंट के लिए, गार्डन पी प्लांट, जिसको हम पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जो सैंपल साइज़ था वो कैसा था, लार्ज था। लार्ज सैंपल साइज़ होने की वजह से उनके रिज़ल्ट की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से उन्होंने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज़ किया। प्रपोज़ करने के बाद जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो गार्डन पी प्लांट है उसमें दो अपोजिंग ट्रेट्स जो हैं वो उनको मिल रहे हैं। टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट हो सकता है, ग्रीन सीड हो सकती है या फिर येलो सीड जो है वो हो सकती है। तो ये जो अपोजिट ट्रेट, अपोजिट कैरेक्टर्स जो मिल रहे थे उस बेसिस पर उनको एक्सपेरिमेंट का सेटअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद उन्होंने
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। मेंडल के बाद कुछ और साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, दैट मीन्स कि इनहेरिटेंस के पीछे का जो साइंटिफिक बेसिस है उसको समझने की कोशिश की और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और इनहेरिटेंस जो है उसको आगे एक्सपेंड करने की अच्छी खासी कोशिश की। अब हम आगे ये देख लेते हैं कि जो मेंडल है उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी प्लांट पाइसम सटाइवम पर, तो उसमें जो ट्रेट थे, कैरेक्टर्स थे, उसका क्या क्या मैकेनिज़्म है, वो सारी की सारी चीज़ें। Now Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiments using several true breeding pea लाइन्स। सो कहने का मतलब ये हो गया कि मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट किया सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन प्लांट जो है उस पर। अब ये जो टर्म है ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन प्लांट, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जब मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो उसमें जो एक कैरेक्टर था, एक ट्रेट था, वो ट्रेट जो है सेवरल जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करने पर भी स्टेबल रहा। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक जनरेशन में, फॉर एग्जांपल हमने टॉल कैरेक्टर लिया है, टॉल ट्रेट का प्लांट है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर प्लांट के ही, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये एक प्लांट था जिसका ट्रेट था टॉल। ठीक है, इस तरीके से इसमें हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन, दैट मीन्स कि इसके जो एंथर थे, इसके इस पर्टिकुलर प्लांट के एंथर जो हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया इस पर्टिकुलर प्लांट के ही स्टिग्मा पर। इससे क्या हुआ, सीड बना। फिर हमने सीड को क्या किया, ग्रो कराया। ग्रो कराने पर फिर हमें एक न्यू प्लांट मिला, तो ये जो न्यू प्लांट था वो भी टॉल था। फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई किया गया। सेम प्रोसेस अप्लाई करने के बाद फिर जो प्लांट मिला हमें वो भी टॉल प्लांट था। तो जो एक कैरेक्टर होता है, जो एक ट्रेट है, वो क्या है, सेवरल जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट भी अगर हम कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, तो वो जो ट्रेट है, वो जो कैरेक्टर है, वो स्टेबली कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरीके के जो पी लाइन प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स बोलते हैं। सो अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगोन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन सोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस। तो कहने का मतलब यही हो गया सिंपल सा कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज़ करके, तो उसमें क्या था कि जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी उसमें क्या हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया कॉन्टीन्यूसली बहुत सारी सेवरल जनरेशन तक, और ये जो ट्रेट था ये क्या है, स्टेबली कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र हो रहा था, पास हो रहा था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़। मेंडल जो हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में 14 ट्रू ब्रीडिंग प्री प्लांट वेराइटीज़ जो हैं उनको सेलेक्ट किया। ठीक है, 14 प्री प्लांट वेराइटीज़ जो हैं उसको सेलेक्ट किया। इसके बाद इसकी क्या की, पेयरिंग की। अब पेयरिंग करने पर कितने मिलेंगे हमें, 7 पेयर्स मिले। ठीक है, सो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, पेयरिंग कराई, 7 मिले, और इसके बाद पेयरिंग के बाद जो हर एक पेयर था उसमें क्या था कि जो पेयर है वो पूरा का पूरा सिमिलर कैरेक्टर के साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 7 पेयर में से एक पेयर ऐसा था प्लांट का कि एक प्लांट जो है वो इस तरीके से है कि ये प्लांट टॉल है और ये प्लांट जो है ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, इनमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, स्टेम लेंथ, स्टेम की जो हाइट है ये क्या होगा इनका,
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। बाकी कि फ्लावर का कलर और सीड का कलर, फ्लावर पोजीशन, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सब के सब सिमिलर होंगे दोनों प्लांट में, चाहे वो टॉल प्लांट हो चाहे वो ड्वार्फ प्लांट हो। लेकिन स्टेम हाइट जो है वो क्या होगा, एक कैरेक्टर डिफरेंट होगा जिसको हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के नाम से जान रहे हैं। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर, ठीक है, उन्होंने कुछ कंट्रास्टिंग ट्रेट कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट किए गए थे। तो उसमें से था स्मूथ और रिंकल्ड सीड। यहाँ पर देखा कि एक तो इस तरीके से एकदम स्मूथ सीड था और एक इस तरीके से कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा रिंकल्ड फॉर्म का सीड था। एक ऐसा था येलो और ग्रीन सीड, एक ऐसा सीड था जिसका कलर था येलो और एक ऐसा सीड था जिसका कलर था ग्रीन। इस तरीके से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज़ किया। स्मूथ और इन्फ्लेटेड पोड्स, ग्रीन और येलो, ठीक है। अब जो पॉड होता है दैट मीन्स कि इस तरीके से हमने मटर का फली देखिए, इसके अंदर मटर के दाने होते हैं, ठीक है। तो ये स्मूथ हो सकता है और इन्फ्लेटेड पॉड हो सकता है, ठीक है, जो कि ग्रीन और येलो कलर का हो सकता है। एक ऐसा होगा कि स्मूथ पॉड होगा, ठीक है, इन्फ्लेटेड फुल होगा, और एक कॉन्स्ट्रक्टेड इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें कलर भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकता है और येलो कलर भी हो सकता है। एक प्लांट ऐसा हो सकता है जो कि टॉल हो और एक प्लांट ऐसा हो जो कि ड्वार्फ प्लांट हो। सो ये कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो चूज़ किए थे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो आई होप कि इतना सारा जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है, 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मेंडल्स जो है उन्होंने कौन से प्लांट को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो था गार्डन पी प्लांट, पाइसम सटाइवम बोलते हैं। कितने साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, 7 ईयर्स तक। टाइम ड्यूरेशन थी बिटवीन 1856 से 1863 के बीच की बात है। उसके बाद जो सैम्पल साइज़ था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का वो था लार्ज साइज़ होने की वजह से डेटा जो है वो अच्छा खासा कलेक्ट हुआ था। ग्रेट क्रेडिबिलिटी, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ उन्हें रिजल्ट्स मिले और उस बेसिस पर उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज किया था। उसके बाद जो मेंडल थे उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ जो हैं वो सिलेक्ट की, उनकी पेयरिंग की। पेयरिंग करने पर जो 7 पेयर्स मिले थे वो, उनमें जो पेयरिंग थी वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर थे। एक कैरेक्टर जो था वो कंट्रास्टिंग था, डिफरेंट कैरेक्टर्स था। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कुछ ऐसे थे, स्मूथ और रिंकल सीड, येलो और ग्रीन सीड, स्मूथ और इन्फ्लेटेड पोड, ग्रीन और येलो कलर का हो सकता है, ड्वार्फ और टॉल प्लांट हो सकता है। ये थे सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर हमें ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं कि कैरेक्टर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैरेक्टर है यहाँ पर सीड शेप राउंड स्मूथ हो सकती है और ये रिंकल्ड हो सकता है। सीड कलर की अगर बात की जाए तो सीड येलो कलर का हो सकता है या फिर ग्रीन कलर का हो सकता है। फ्लावर कलर की अगर बात की जाए तो वॉयलेट कलर का हो सकता है, फ्लावर वाइट कलर का भी हो सकता है। पॉड जो होता है इसके शेप की बात की जाए तो ये फुल हो सकती है और या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड, इस तरीके से दबा वबा सा इस तरीके से हो सकता है। फुल मीन्स स्मूथ हो सकता है ये। उसके बाद पॉड कलर की बात की जाए तो पॉड जो है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो फ्लावर की पोजीशन है तो प्लांट पर फ्लावर जो है वो एक्सियल हो सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से साइड साइड में प्रेजेंट हो सकता है या फिर टर्मिनल ऊपर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन कलर सिमिलर है। स्टेम हाइट की बात की जाए तो जो टॉल प्लांट होगा उसका स्टेम का जो हाइट होगा वो ज़्यादा होगा, ड्वार्फ प्लांट जो है उसके स्टेम की हाइट जो है वो कम होगी। सो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनको चूज़ करके मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंडक्ट किए। सो यहाँ पर ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इससे ही बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर ये कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो पढ़े पी प्लांट्स में। सो कैरेक्टर है जैसे कि स्टेम हाइट की बात की जाए तो स्टेम हाइट
टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। फ्लावर कलर वॉयलेट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल साइड में या फिर ऊपर की तरफ भी हो सकती है, जिसको हम टर्मिनल बोलते हैं। पॉड शेप जो है इन्फ्लेटेड, दैट मीन्स कि स्मूथ हो सकता है। कॉन्स्ट्रक्टेड कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। पॉड का जो कलर है वो ग्रीन भी हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। सीड की शेप जो है वो राउंड स्मूथ हो सकती है या फिर रिंकल्ड। सीड का जो कलर है वो येलो या फिर ग्रीन। सो इस तरीके से ये क्या है, 7 पेयर में प्रेजेंट है कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ में। सो आई होप कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट टॉपिक को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। एंड वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।